नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। और ज्योग्राफी में भी क्या हम एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स सभी सब्जेक्ट की 6 to 10th 6 to 10th में जो भी सब्जेक्ट आते हैं हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे। पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स सभी की सभी संपूर्ण बुक जितनी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं सभी को कवर करते हुए हम चलेंगे, अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। अब हमारी लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, वो भी एनसीईआरटी की सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी। तो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो होने वाली है ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। ज्योग्राफी में क्लास 6 की बुक से हमारा चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो कक्षा 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है इससे हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो वीडियो दोस्तों ये लंबी भी हो सकती है, प्लीज़ ज़्यादा ऐसा मत करिएगा कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। तो हमारी ये वीडियो क्या है, हम एनसीईआरटी की बुक से कवर करते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या है, सभी रिकमेंडेड करते हैं, आपने देखा भी होगा, जिससे भी पूछोगे टीचर से या किसी से भी सलाह लोगे, रिकमेंडेड करोगे, वो सभी क्या कहेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि जो भी कुछ मिलता है हमारा एनसीईआरटी में ही मिलता है। जो कोई भी हो, एसएससी हो, बैंक हो, सुपर टेट हो, यूपीएससी तक पढ़ने के लिए क्या है, एनसीईआरटी को ही रिकमेंडेड करते हैं। क्योंकि सारा का सारा पेपर क्या बनता है हमारा, एनसीईआरटी की ही बुक से बनता है। सब कुछ क्या बनता है हमारा, एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे बिंदुओं को सभी को कवर करते हुए चलेंगे। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी कुछ भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ही ये है कि छोटे छोटे बिंदुओं को सभी को कवर करें। क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं अब। क्योंकि हम क्या संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बनी रहेगा। और जो भी प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं और या जो हमारे पुराने साथी हैं जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। और क्लास 6 की बुक है तो आप इसको देख सकते हैं, ये सामाजिक विज्ञान। तो जो हमारी क्लास 6 की बुक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो हमारी जो बुक है उसका क्या नाम है, पृथ्वी हमारा आवास। देखिए ये कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। ये कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। क्या नाम है इसका, पृथ्वी हमारा आवास। इसको ही क्या करने वाले हैं, हम आज कवर करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए दोस्तों आगे नीचे दिखाते हैं हम आपको। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, हमारे कितने चैप्टर आते हैं। देखिए ये सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी की जब स्टार्ट होती है बुक तो ये उसका पूरा का पूरा निचोड़ है जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो देखिए अब हम इसको पाठ्यक्रम दिखाते हैं हम आपको। इस पाठ्यक्रम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने हमारे चैप्टर आते हैं इसके अंदर। तो देखिए हमारी ये विषय सूची, हमारी ये क्या आ गई है, विषय सूची आ गई है। तो हमारे कितने चैप्टर हैं इसमें, हमारे इसमें है 8 चैप्टर। हमारे कितने चैप्टर हैं इसमें दोस्तों, 8 चैप्टर हैं। देखिए ये विषय सूची है हमारी। तो हमारे इसमें कितने चैप्टर हैं, हमारे इसमें 8 चैप्टर हैं। तो 8, पहला कौन सा है हमारा, सौरमंडल में पृथ्वी। और दूसरा क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा क्या है, पृथ्वी की गतियां। चौथा क्या है हमारा, चौथा मानचित्र है ये। और 5वां चैप्टर कौन सा है हमारा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा कौन सा है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 7वां कौन सा है हमारा, 7वां है हमारा देश भारत। और 8वां कौन सा है, 8वां है हमारा, देखिए 8वां कौन सा है हमारा, 8वां है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो दोस्तों ये हमारे 8 चैप्टर हैं इस
सिक्स क्लास की बुक में। तो इन हम 8 के 8 चैप्टरों को क्या है कवर करेंगे सिक्स क्लास की बुक से। तो हम क्या करेंगे एक एक चैप्टर करके इनको कवर करते हुए चलेंगे। आज जो पढ़ेंगे हम सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर आज हम कवर करेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लगातार सभी चैप्टरों को कवर करते हुए चलेंगे और जो भी हमारे और सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कवर करेंगे, उनको भी हम लगातार कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, अभी देखिए हमने आपको दिखाया था सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको अब हम कवर करते हैं, इसको क्या कवर करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो दोस्तों हम अच्छे से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद यानी कि जब हमारी शाम होती है उसके बाद हमको आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या है, जब हम शाम को देखते हैं जैसे ही सूर्यास्त ढलता जाता है तो हमें एक या दो बिंदु दिखाई देते हैं यानी कि तारे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमारी शाम ढलती जाती है, रात होती जाती है, वैसे वैसे तारों की संख्या क्या है हमें दिखनी लगातार बढ़ती जाती है, लगातार क्या होती जाती है बढ़ती जाती है और रात में हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। आप देखिए आगे चलते हैं हम। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो रात में जब हम जैसे जैसे रात होती जाती है वो क्या हो जाता है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। सभी क्या है चमकीले हुए हमें दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ तारे क्या हैं हमें चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले भी दिखाई देते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते, एक बार देख पाते हैं फिर वो क्या है हमें दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से वो हमारा आकाश रात को भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। तो आपने देखा होगा रात को जब अनगिनत तारे दिखाई देते हैं तो हमको कैसा लगता है जैसे रात को इसमें हीरे जड़े हों, बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें चमकता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। तो क्या आपने देखा होगा दोस्तों इसमें क्या रात को क्या है हमारे जो तारे होते हैं वो कुछ कुछ जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं टिमटिमाते हैं, यानी कि कभी रोशनी देते हैं कभी बंद होते हैं, कभी रोशनी देते हैं कभी बंद होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी टिमटिमाहट रात को चलती रहती है। कुछ इस प्रकार से भी हमारे तारे दिखाई देते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो क्या हैं वो बिना किसी टिमटिमाहट, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो चंद्रमा की तरह हमें समान चमकते हैं। तो आगे देखते हैं इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन आप क्या देखते हैं चंद्रमा को भी प्रतिदिन देखते होंगे। हमारा चंद्रमा भी क्या है प्रतिदिन दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा चंद्रमा क्या है हमें डेली की डेली हमें कभी अलग अलग आकार में दिखाई देता है, कभी संपूर्ण होता है, कभी उससे छोटा होता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कभी छोटा सा दिखाई देता है। तो आपने ये नोट किया होगा कि चंद्रमा क्या है हमारा विभिन्न विभिन्न स्थितियों में अलग अलग दिखाई देता है। तो देखिए आगे चलते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। तो क्या है हमें चंद्रमा क्या है एक महीने में सिर्फ एक बार ही पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। हमें क्या है पूर्ण चंद्रमा एक महीने में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। आपने देखा होगा या आपने नोट भी किया होगा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है पूर्णिमा होती है। ये क्या होती है पूर्णिमा होती है, जिस दिन हमको
क्या होती है, ये पूर्णिमा होती है। जिस दिन क्या दोस्तों हमारा का पूरा क्या है, दिखाई देता है वो चंद्रमा, तो वो क्या होती है, पूर्ण। देखिए, देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा होती है। जब हमारा चंद्रमा पूर्ण यानी कि पूरा का पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है, तब उस दिन क्या होती है, हमारी पूर्णिमा होती है। क्या होती है, चंद्रमा जब पूरा का पूरा दिखाई देता है, संपूर्ण पूरा का दिखाई देता है, तो उस दिन क्या होती है, हमारी पूर्णिमा होती है। तो दोस्तों आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हमारी पूर्ण, तो हमारा चंद्रमा क्या दिखाई देता है, पूर्ण दिखाई देता है, यानी कि पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो और इसमें भी पूर्णिमा में भी क्या है, पूर्ण आ रहा है। चंद्र पूर्णिमा में भी क्या आ रहा है, पूर्ण आ रहा है। और उस दिन कौन सा कितना दिखाई देता है, हमारा पूर्ण ही दिखाई देता है, यानी कि पूरा का पूरा हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी कि पूर्ण कब दिखाई देता है हमें, पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। पूर्ण कब दिखाई देता है हमें, यानी कि पूरा का पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है हमें, पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। तो दोस्तों फिर उसके जिस दिन पूर्ण दिखाई देता है, उसके बाद फिर क्या है, ये हमारा घटता हुआ चला जाता है, घटता हुआ डेली चला जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो दोस्तों जिस दिन हमारा पूर्ण दिखाई देता है, उस दिन के बाद ये हमारा चंद्रमा क्या है, धीरे 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 घटता हुआ चला जाता है आकार में। तो एक दिन ऐसा आता है 15 दिन के बाद, 15वां दिन, यानी कि उस दिन हमारा चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वो क्या हो जाता है हमारा, वो क्या है, हमारा बिल्कुल बंद हो जाता है। उस दिन रात में चंद्रमा हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, यानी कि उस दिन को क्या कहा जाता है, उस दिन को कहा जाता है हमें अमावस्या कहा जाता है। उस दिन को क्या कहा जाता है हमें, अमावस्या, यानी कि उस दिन क्या है, चंद्रमा हमारा एकदम दिखाई नहीं देता है, उस दिन दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद जिस दिन दिखाई नहीं देता है, उस दिन के बाद क्या होता है, फिर वो धीरे 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 उसका आकार बढ़ने लग जाता है, उसका आकार बढ़ने लग जाता है। फिर 15 दिन के बाद फिर हमारा क्या है, वो पूर्ण दिखाई देता है। फिर क्या आ जाती है, हमारी पूर्णिमा आ जाती है। फिर धीरे धीरे घटता जाता है, फिर क्या आ जाती है, हमारी अमावस्या आ जाती है। यानी कि एक महीने में एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। ये दोनों के दोनों एक महीने में 15-15 दिन के बाद आते रहते हैं। तो एक महीने में हमें एक बार दिखाई नहीं देता है चंद्रमा, और एक बार दिखाई संपूर्ण देता है, एक बार पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, ऐसी रात में है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप क्या है, आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी जाता है यूपीएससी वगैरह में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें रात में, दिन में हमें जो रात में जो वो चमकीले तारे होते हैं, जो आसमान में हमें चमकीली वस्तुएं सारी की सारी दिखाई देती हैं, कुछ तारे कुछ टिमटिमाते होते हैं, तो क्या वो दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखाई देते? इस बात पर आश्चर्य होता होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमें आगे दिया हुआ है, इसका आंसर हमें आगे दिया हुआ है। देखिए, इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि दिन में क्या है, हमारा सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक हो जाता है कि वो सारी की सारी जो वस्तुएं होती हैं, तो चमकीली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। जो तारे होते हैं, तारों से हमारा क्या है, प्रकाश, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वो उसके कारण उसको ढक देते हैं। उनकी रोशनी बहुत ही कम हो जाती है दिन में, अत्यधिक सूर्य के प्रकाश के कारण, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, सूर्य की रोशनी अत्यधिक हो जाती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाई जाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाई जाती हैं। जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय
आसमान में चमकती है, जो भी सभी की सभी वस्तुएं होती हैं हमारी आसमान में जो रात के समय चमकती हैं, तारे हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सभी की सभी क्या कहलाई जाती है, हमारे खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम कुछ खगोलीय पिंड आकार वाले, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, हमारे बहुत ही बड़े आकार के होते हैं तथा वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा होती है, अपनी एनर्जी होती है तथा अपनी ही लाइट होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश को क्या करते हैं, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो सूर्य क्या है हमारा, सूर्य भी क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य क्या करता है, प्रकाश तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हमें दिन में तारे और जो विभिन्न प्रकार की चमकीली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों एक इसमें हमारा ये क्रियाकलाप भी दे रखा है, इसको भी हम पढ़ते हैं। आओ करके सीखें, आओ करके सीखें। तो देखिए क्या है, आओ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी, आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल, एक सुई। किस किस की आवश्यकता होगी, एक सादा कागज, एक टॉर्च की और तथा पेंसिल की और एक सुई की आवश्यकता होगी। तो देखिए चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कागज से सटा हो। तो कागज से क्या हो, सटा हो। तो देखिए दोस्तों जैसे ये कि हमारी ये क्या है, टॉर्च है। तो इसमें क्या है, कागज को आपको इस तरीके से रखना है कि ये हमारा टॉर्च के कांच से क्या हो, सटा हुआ हो। टॉर्च के कांच से क्या हो, सटा हुआ हो। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। टॉर्च के कांच के चारों ओर क्या खींचिए, देखिए यहाँ पर क्या खींचना है, आपको एक वृत्त खींचना है। आपको क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त खींचना है। टॉर्च के जितना हमारा टॉर्च का कागज है उतना ही क्या खींचना है, आपको एक वृत्त खींचना है। आपको एक वृत्त खींचना है। तो देखिए तीसरा क्या है, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करें। तो जो हमारा ये कागज, ये हमारा ये एरिया है, इस पर क्या करें आप, छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र कर दें, इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र कर दें। तो आगे देखते हैं चौथा क्या है हमारा, अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भागों को टॉर्च पर सामने की तरफ रखें। टॉर्च पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। क्या लगा दें, रबड़ बैंड लगा दें। तो दोस्तों कागज को इस प्रकार अब क्या करना है, हमें यहाँ पर रख देना है और इसको लपेट देना है, किस पर, टॉर्च पर। और ये जो कागज जो होता है यहाँ पर क्या लगा देना है, आपको एक रबड़ बैंड लगा देना है, जिससे कि कागज वो इधर उधर भागे नहीं। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पांचवा ध्यान रखें कि टॉर्च का स्विच क्या हो, कागज के बाहर रहे। जो हमारा जो टॉर्च का स्विच होता है, जो हमारा ये स्विच होता है यहाँ पर, वो क्या रहे हमारा, वो कागज के बाहर रहे, कागज के बाहर रहे, यानी कि कागज से वो ढका ना हो, कागज से ढका नहीं हो। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं। छठा क्या है, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। यानी कि जो हमारी सादा दीवार होती है उस पर आप क्या करें, इस टॉर्च को उससे दीवार से थोड़ी सी दूर लेकर खड़े हो जाएं। दीवार की तरफ टॉर्च का मुंह करके थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। सभी लाइट, जो भी हमारी लाइट है उस कमरे की लाइट को क्या कर दें, बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें, लाइट बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें। उसके बाद क्या करें, हम स्विच को ऑन करें।
स्विच को ऑन करें टॉर्च को, और रोशनी को क्या करें, हम दीवार पर डालें। टॉर्च की रोशनी को क्या करें, दीवार पर डालें। अब दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छिद्रों को देखेंगे। तो दोस्तों उस जो कागज में हमने छिद्र किए थे, उन छिद्रों से क्या जाएगा, प्रकाश जाएगा, और दीवारों पर वो क्या है, छोटे छोटे प्रकाश हमें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में देखेंगे, हमें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में वो दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। तो जैसे कि हमारे रात में आसमान में तारे चमकते हैं छोटे 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 विभिन्न प्रकार के, वैसे ही क्या हमें दीवार पर दिखाई देंगे छोटे 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 प्रकाश के रूप में उस टॉर्च के प्रकाश को। उस टॉर्च के प्रकाश जो होता है वो क्या दिखाई देंगे, दीवार पर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देंगे। अब सातवां क्या है, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। अब क्या कर दें, जैसे हमारा टॉर्च तो ऑन रहने दें, उसके बाद क्या करें, आप कमरे की सभी बत्तियों को जला दें, यानी कि सभी बत्तियों को, लाइट को क्या कर दें, ऑन कर दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। प्रकाश के लगभग सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। यानी कि जब प्रकाश हमारा आएगा, जो हमारे बल्ब होते हैं, तो उनका प्रकाश हमारा कमरे में ऑन करेंगे तो प्रकाश आ जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, जो हमारे टॉर्च के जो बिंदु थे वो क्या है, अदृश्य हो जाएंगे। क्यों अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइट कम है और हमारी कमरे की जो स्विच बल्ब हैं उनकी लाइट क्या है, ज़्यादा है। तो इसी कारण क्या वो बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो आगे देखते हैं, आप इसकी तुलना इस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्यास्त के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं, जो हमारे तारे होते हैं, तारे यानी कि रात में तो दिखाई देते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती जाती है, जिसके कारण वो हमारे तारे दिन में अदृश्य हो जाते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। आप इसकी कल्पना उससे कर सकते हैं। तो इसी क्रियाकलाप में हमारा वो ही करके दिखाया, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे क्या हैं, सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तो जो हमारे तारे होते हैं, रात को अनगिनत तारे देखिए इस प्रकार से, ये जो तारे हैं हमें क्या लगते हैं, ये सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे इतने दूर हैं, इसलिए क्या है, हमें ये छोटे छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं, छोटे छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं। देखिए आप इनको देख सकते हैं, छोटे 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 क्या हैं, हमारे तारे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, तथा ये बहुत ही अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, कोई भी वस्तु हमारी दूर जाती है तो वो क्या है, छोटी दिखने लगती है। जैसे जैसे वो वस्तु हमारे पास आती है तो वही वस्तु क्या है, हमें ज्यादा दिखने लगती है, ज्यादा बड़ी दिखने लगती है। तो आपने ये नोट किया होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा जितना जितना हमारी ऊंचाई पे हवाई जहाज वो चल जाता है, उतना उतना क्या है, हमारा उसका आकार दिखने में घटता जाता है, उतना ही छोटा छोटा हमें वो दिखाई देता है। जैसे जैसे वो हमारा हवाई जहाज नीचे आता है, वैसे वैसे हमें क्या, वो उसका आकार बड़ा ही दिखा देने लगता है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो रात में क्या दोस्तों, हमारे जो विभिन्न तारे दिखाई देते हैं उनकी कुछ आकृतियां भी होती हैं, कुछ आकृतियां भी हमें दिखाई देती हैं उन तारों के द्वारा जो बनाई गई हुई होती हैं। ये क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, और अर्सा मेयर तथा बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, इसी प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो देखिए ये हमारी आकृति बनी हुई है, ये क्या है, 7 तारों की आकृति है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सप्तऋषि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम सप्तऋषि बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सप्तऋषि।
इसी को क्या बोलते हैं हम? सप्त ऋषि। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम सप्त ऋषि। इसी को क्या बोलते हैं हम? सप्त ऋषि बोलते हैं। जो हमारी तारों के जो 7 समूह होते हैं, सातों के समूह को क्या बोलते हैं हम? सप्त ऋषि बोलते हैं। तो देखिए अब आगे चलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इसको भी याद रख लीजिएगा। इनको क्या बोलते हैं? इनकी जो आकृतियां होती हैं, जो आकृतियां उनको क्या बोलते हैं हम? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या क्या कहलाए जाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाए जाते हैं। और ये नक्षत्र मंडल ये क्या है? हमारे दो प्रकार, ये जैसे अर्सा मेयर तथा बिग, इसी प्रकार की ये नक्षत्र मंडल है। इनको क्या बोलते हैं? कुछ अर्सा मेयर तथा बिग, इसी प्रकार के क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। देखिए आगे देखते हैं। बहुत आसानी से पहचान में बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। देखिए अब मैंने अभी बताया था आपको, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि। 7 ऋषि यानी कि ऋषि का मतलब संत और सप्त का मतलब 7। यह 7 तारों का समूह है। क्या है ये? 7 तारों का समूह है। तो दोस्तों ये अभी हमने आपको दिखाया था, क्या है ये? 7 तारों का समूह है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या है? 7 तारों का समूह है। तो देखिए आगे देखते हैं। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सामेर का भाग है। ये क्या है? नक्षत्र मंडल और एक अर्सामेर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो दोस्तों प्राचीन समय में क्या करते थे? प्राचीन समय में लोग बात क्या कर, रात में जो हमारे तारे होते थे, तारों की सहायता से ही क्या करते थे? वो अपने तारों की सहायता से रात्रि में दिशा का निर्धारण करते थे। किसका? दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, क्योंकि उस समय कुछ हमारे संसाधन ज्यादा नहीं थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखिए उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये ध्रुव तारा का क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसको याद रखना है। ध्रुव तारा क्या है? हमारा उत्तर दिशा को बताता है। देखिए इसको हम नीचे दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा ये क्या है? हमारा ध्रुव तारा है। ये ध्रुव तारा ये किस दिशा को दिखाता है? या हमारा उत्तर दिशा को बताता है। किसको? उत्तरी दिशा को। ये उत्तरी दिशा को दिखाता है। तो ये हमारे क्या है? जो हमारा सप्तऋषि है, सप्तऋषि के जो हमारे 2 ये तारे होते हैं, उसी की सीध में क्या है? ये हमारा उत्तरी तारा दिखाई देता है। और ये क्या है? होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ही जगह पर ये हमें दिखाई देता है। ये इधर उधर नहीं होता है, ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है। तो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। जो हमारा ध्रुव तारा है, अभी बताया था मैंने आपको, ये हमेशा क्या रहता है? एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों को इंगित करेगी। तो अभी मैंने आपको ये बताया था। अभी क्या बताया था आपको कि ये जो हमारे ध्रुव तारे हैं, इनको क्या करें हम? अगर सीधी खींच दें तो ये हमें ध्रुव तारे की ओर संकेत करेंगे। क्या करेंगे? ध्रुव तारे की ओर संकेत करेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
ऐसे पिंड क्या कहलाए जाते हैं, हमारे ग्रह कहलाए जाते हैं, यानी कि प्लेनेट कहलाए जाते हैं। जो जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है वो क्या कहलाए जाते हैं, वो ग्रह कहलाए जाते हैं। और वो किससे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं, वो जो हमारे तारे होते हैं, तारों भी जिसमें तारे ही क्या है, एक हमारे जैसे कि हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो तारे से क्या हो, प्रकाश ऊर्जा वो अपना प्राप्त करते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, जो हमारा एक सूर्य तारा है, सूर्य से ही क्या हम प्राप्त करते हैं अपनी पूरी की पूरी ऊष्मा और प्रकाश को। तो देखते हैं आगे, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कह बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है, ये ग्रह। पृथ्वी क्या है, एक हमारी प्लेनेट है, एक ग्रह है। और पृथ्वी क्या करती है, हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो किससे प्राप्त करती है, पूरा का पूरा प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, तो सूर्य क्या है, हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश जो है सूर्य से ही प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली हुई प्रतीत होगी। तो दोस्तों, जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा से हम अगर जो अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो वो क्या है, हमें चमकीली दिखाई देगी। जैसे कि तो हमारे तारे होते हैं और यह चंद्रमा होता है, हमें चमकीला दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम चंद्रमा पर जब जाते हैं तो चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी क्या है, चमकीली दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इसको देखते हैं, ये कुछ रोचक तथ्य, कुछ रोचक तथ्य। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। अब आया दोस्तों हमारा ये, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, जिसको आपको ठीक तरीके से चमक सके। देखिए अब हमने इसको रोटेट कर लिया है। देखिए अब इसको कवर करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया। ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये हमारा सूर्य हो गया। और ये सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या है, ग्रह दे रखे हैं। दूरी के हिसाब से क्या है, ग्रह दे रखे हैं सभी के सभी। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। ये हमारा मरकरी है। कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, यानी कि वीनस आता है। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी से हिसाब से तीसरी कौन सी आती है, हमारी पृथ्वी आती है। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है, मंगल आता है, यानी कि मार्स आता है। तो चौथे के बाद ये जो हमारा पांचवें नंबर पर आता है वो कौन सा आता है, बृहस्पति आता है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में एक क्या होती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। तो ये देखिए आपको ये दिख रही होगी क्षुद्र ग्रह, ये क्या है, पट्टी है। तो इसी ये क्षुद्र ग्रह पट्टी को ही क्या है, इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ये हमारा पूछा जाता है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये विभिन्न किस किस के बीच में पाए जाते हैं, किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो ये किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, देखिए इधर क्या है, हमारा मंगल है और इधर क्या है, बृहस्पति है। तो ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको भी याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है। तो 5वें नंबर पर हमारा बृहस्पति आ गया, 6ठे नंबर पर क्या हो गया, बृहस्पति के बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण, फिर उसके बाद वरुण यानी कि नेपच्यून आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा दूरी के हिसाब से, ये क्या हमारा दूरी के हिसाब से। तो इसमें देखिए ये स्टार्टिंग में कितने ग्रह होते हैं, ये हमारे 4 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये क्या है, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। तो ये क्या है, हमारे आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारे आंतरिक ग्रह। ये क्या है, चारों के चारों आंतरिक ग्रह। और ये हमारे 4 जो हैं, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये क्या है, हमारे बाह्य ग्रह हैं। ये क्या है, हमारे बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह हैं। ये क्या है, हमारे बाहरी ग्रह हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे बाहरी ग्रह हैं। इनको बाहरी ग्रह बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन छाटने होते हैं। तो दोस्तों इनको याद रख लीजिएगा। और ये देखिए दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है, पृथ्वी 3 नंबर पर आती है। और आकार के हिसाब से कौन से नंबर पर आती है पृथ्वी, आकार के हिसाब से आती है हमारी 5वें नंबर पर। तो 4 नंबर पर कौन सा, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा बृहस्पति हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बृहस्पति हो गया, दूसरे नंबर पर शनि हो गया, तीसरे नंबर पर यूरेनस हो गया यानी कि अरुण हो गया, चौथे नंबर पर नेपच्यून हो गया। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। आप इनको देख सकते हैं आकार में भी, पृथ्वी किस नंबर पर आती है, हमारे 5वें नंबर पर आती है आकार के हिसाब से। और दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है। तो आप इनको दूरी के हिसाब से भी याद रख लीजिएगा और हम इनको आकार के हिसाब से भी याद रख लीजिएगा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इनको। पहला है हमारा बुध, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है, बुध हमारा 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, 59 दिन में करता है। तो दोस्तों ये परिक्रमण और घूर्णन को कैसे याद रखना है, पर ये देखिए परिक्रमण का मतलब क्या होता है, ये दूसरों की परिक्रमा करता है। परिक्रमण मतलब दूसरों की, यानी कि बुध क्या कर रहा है, यहाँ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो ये क्या होगा, परी का मतलब जैसे कि कोई क्या हो रहते हैं हमारे, जिससे बोलते हैं ना पराये, ये क्या है हमारा, पराये हैं। पराये का मतलब दूसरे, पराये का मतलब दूसरे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब चारों कोई दे दिया जाता है कि इसकी परिक्रमा करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, परिक्रमा बोलता है। जब दूसरे ग्रह की, तो वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जो और अपने ही जब अक्ष पर घूमते हैं तो अपने अक्ष पर क्या उसको बोलते हैं, उसको घूर्णन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको जो अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको घूर्णन बोलते हैं। तो घूर्णन से कैसे याद रख सकते हैं इसको, घूर्णन से घर, घूर्णन से घर, घूर्णन से घर। तो घर का मतलब यानी कि जो अपना है, अपने ही अक्ष पर घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, यानी कि जो घर का है। और जो पराया है वो दूसरों की घूर्णन पर, दूसरों की क्या करते हैं, परिक्रमा, यानी कि दूसरों का की ओर घूमते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरे पे आया शुक्र आया। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आया, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में, 365 दिन में, यानी कि 1 साल में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, 1 दिन में करता है। और चंद्रमा की संख्या क्या है, चंद्रमा की संख्या 1 है, यानी कि जो इसके उपग्रह हैं, उपग्रह कितने हैं, उपग्रह यानी कि 1 है, वो भी कौन है, चंद्रमा है। तो अगला चौथा आया हमारा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में करता है। तो मंगल क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और चंद्रमा की संख्या क्या है, यानी कि इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रह कितने हैं, 2 हैं। उपग्रह कितने हैं, 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो फोबोस है, एक तो फोबोस है, एक फोबोस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, डीबो। फोबोस और डीबोस, ये दोनों के दोनों किसके ग्रह हैं,
ये दोनों चंद्रमा सॉरी मंगल के ग्रह हैं। देखिए 5वें नंबर पर क्या आ गया हमारा, 5वें नंबर पर पृथ्वी बृहस्पति आ गया। आज सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल में करता है। कितने में, 11 साल में, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है, 53 है। अगला आया छठा हमारा शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, 29 साल में करता है और 5 महीने में, 29 साल 5 महीने में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। चंद्रमा की संख्या कितनी है, लगभग 53 है। अगला आया हमारा यूरेनस, अगला क्या है हमारा, यूरेनस। देखिए अगला हमारा यूरेनस आया। यूरेनस क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है, लगभग 84 साल में, लगभग कितने में, 84 साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या कितनी है, लगभग 27 है। अगला आया हमारा नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में करता है, वो 164 सालों में। कब, कितने दिन में, 164 सालों में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या कितनी है, 13 है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है हमारा, आंतरिक ग्रह। अगला क्या है हमारा, आंतरिक ग्रह। तो ये हमने आपको ऊपर भी बताया था, ये क्या देखा था हमने, ऊपर भी देखा था, आंतरिक ग्रह आपको मैंने ऊपर भी बताया था। तो हमारे आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, सूर्य के बहुत नजदीक हैं। आंतरिक ग्रह क्या है, सूर्य के बहुत नजदीक है, यानी कि जो हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है उसके अंदर अंदर जो भी है वो क्या है, हमारे आंतरिक ग्रह कहला जाते हैं। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या है, ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये क्या है, हमारे ग्रह ग्रह हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से 1 या 2 बार बोल लेना है, 4 या 5 बार, तो आपको ये याद हो जाएंगे। इस तरीके से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि और वरुण, बृहस्पति शनि और वरुण। तो आपको एक कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरीके से ही याद रखना है। तो ये क्या है, चट्टानों के बने होते हैं। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं तो ये किसके बने होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस किस चीज़ के बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको किस में मिल सकते हैं, एनसीईआरटी में ही मिल सकते हैं, और किसी बुक में आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे। तो सबका पूरा का पूरा डिटेल एनसीईआरटी में ही मिलता है, इसलिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रह ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं तथा ये बड़े आकार के होते हैं। और ये किस किस के बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। ये किस किस चीज़ के, गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सूर्य होता है, सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, सूर्य में 2 पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। एक तो हीलियम पाई जाती है, कौन सी, हीलियम, और एक हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन ये हमारा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये हम पूरा का पूरा किसमें पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री में। तो ये लगभग 99% ये 99% ये दोनों की दोनों सूर्य में हमारी गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है दोस्तों, उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का ही एक उपग्रह है चंद्रमा। तो ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी का क्या है, हमारी का ये सहचर है। तो दोस्तों सहचर का मतलब क्या होता है, सहचर का मतलब होता है सगे संबंधी, सहचर का मतलब अपने भाई बंधु, सहचर का मतलब क्या होता है, अपने भाई बंधु, क्या होता है, भाई बंधु, भाई बंधु होता है। सहचर का मतलब अपना ही भाई बंधु होता है, यानी कि पार्टनर, पार्टनर भी बोल सकते हैं इसको, फ्रेंड भी बोल सकते हैं, यानी कि मित्र भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या है हमारे, इसके आप सिनोनियम भी याद रख लीजिएगा। इसका एक क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक फ्रेंड हो जाएगा,
एक फ्रेंड हो जाएगा, और क्या एक दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पार्टनर, दूसरा क्या पार्टनर, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा इसका फॉलो भी हो जाएगा। फॉलो भी क्या होता है हमारा एक पार्टनर और ऐसे फ्रेंड के रूप में होता है। और एक याद रख लीजिएगा इसमें, और चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा याद रख लीजिएगा एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट का भी मतलब क्या होता है हमारा सगे संबंधी होता है। एसोसिएट का जो जिससे हमारे सगे संबंधी होते हैं, यानी कि संबंध होते हैं। तो ये आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे क्या है हमारा सौर मंडल। आगे क्या है सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, सौर मंडल में सूर्य आ जाता है, 8 ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का क्या निर्माण करते हैं, और सूर्य, ग्रह भी, उपग्रह भी, खगोलीय पिंड भी, क्षुद्र ग्रह भी, सभी के सभी क्या है हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसे हम क्या देते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है, जिसका मुखिया हमारा सूर्य होता है। जिसका मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है। देखिए आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है, सूर्य आ जाता है। तो सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। किससे, गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल को क्या है, बांधे रखता है, यानी कि जो बल होता है, जो फोर्स होती है, इससे क्या है सौरमंडल को बांधे रखता है वो। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और सूर्य का क्या है, सूर्य हमारा सौरमंडल के लिए एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह हमसे क्या है, बहुत दूर है। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह नजदीक का तारा होने के बावजूद भी क्या है, ये हमसे बहुत दूर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, तो ये कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो हमारा सूर्य पृथ्वी से कितना लगभग कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो हमने आपको पहले भी बताया था सौरमंडल स्थित है, तो ये किससे बना है, बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। किससे, गर्म गैसों से बना हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी गैस सबसे ज्यादा, एक तो पाई जाती है हमारी हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन ये कितनी होती हैं, लगभग 99%। कितनी होती हैं, लगभग 99%। तो देखिए हमारा ऊपर देखते हैं इसमें क्या है, क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य को कहा जाता था। सोल किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। किसमें, पौराणिक रोमांटिक कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है, सौर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य सूर्य के परिवार इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो इस ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, ये शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति देखिए, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द
ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है एवं यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा जियोग्राफी क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है और यह किससे लिया गया है, हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो जियोग्राफी का अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिनमें जी शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी एवं ग्राफिया। जी शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ क्या है, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। जी शब्द का क्या है, पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो देखिए जीईओ, तो जियो और उसके बाद क्या है, लॉजी। जियोलॉजी का अर्थ क्या है, पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन। और जियोमेट्री का क्या है, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। और जियोइड का मतलब क्या है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। आगे क्या है, देखिए आगे देखते हैं हम ग्रह क्या है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह, तो हमने ऊपर भी देखा था जो दूरी के अनुसार कौन कौन से हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून। ये क्या है, हमारे 8 ग्रह हैं। आप इनको याद रख लीजिएगा। तो ये सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका क्या है, जो ये आसान तरीका दे रखा है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है 2-4 बार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस तरीके से बोल लेना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या है, हमारे बाहरी ग्रह हैं। और नजदीक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, रखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखते आगे, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सभी के सभी जितने भी ग्रह हैं क्या हैं, ये हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, तो ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते क्या फैले हुए हैं, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो ये क्या कहलाए जाते हैं, कक्षा कहलाए जाते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं, कक्षा कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो इसके पास क्या के ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में क्या लगाए जाते हैं, हमारे ग्रह ये चक्कर लगाते हैं। किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमारे ये रास्ते होते हैं, इनको क्या कहलाया जाता है, इन्हीं को इसी को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ये जो है अलग अलग इनकी विभिन्न क्या होती हैं, सभी ग्रहों की कक्षा होती हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हमारा बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, अगला देखोगे तो मंगल आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे आते हैं। तो ये हमारे कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि इस प्रकार से होते हैं, ना कि ये गोल होते हैं। और हमारे बीच में क्या होता है, सूर्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध क्या है, हमारा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये हमने ऊपर भी देखा था। पृथ्वी को, शुक्र को ही क्या बोलते हैं हम, बृहस्पति की, हमारी पृथ्वी की बहन बोलते हैं, फ्रेंड भी बोल सकते हैं, मित्र भी बोल सकते हैं, और इसको क्या है, सहचर भी बोल सकते हैं। मतलब कि शुक्र को ही हमारा पृथ्वी का सहचर, बहन, ये इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह इसका आकार क्या है, लगभग पृथ्वी के ही समान है।
तो दोस्तों आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो भी क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता था 2006 से पहले। 2006 से पहले प्लूटो भी ग्रह माना जाता था। तो हमारे ग्रह कितने थे? 9 ग्रह थे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड कौन कौन से? 2003 यूबी 313 और एक सीरस तथा प्लूटो, इनको किस में डाल दिया गया? बौने ग्रहों की लिस्ट में डाल दिया गया। किसको? 2003 यूबी 313 और सीरस तथा प्लूटो को किस में डाल दिया गया? बौने ग्रहों की लिस्ट में डाल दिया गया। तो आगे ये देखते हैं हम, ये क्या आप जानते हो? रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे बोलते हैं? देखिए, खगोल शास्त्री बोलते हैं। किसे बोलते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे बोलते हैं? जो उनके खगोलीय पिंडों एवं गतियों के संबंध में अध्ययन करते हैं, उन्हीं को खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि आर्यभट्ट हमारे क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सभी ग्रह, जितने भी हमारे ग्रह हैं तथा चंद्रमा है, ये किस कारण चमकते हैं? सभी परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। क्या लगे हैं? आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है हमारा पृथ्वी आता है। आगे पृथ्वी आता है। देखिए, आगे हमारा पृथ्वी आ गया। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरे नंबर का ग्रह है। सब सूर्य दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है, और ये आकार के हिसाब से 5वां बड़ा सबसे ग्रह है। तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। तो ये ध्रुवों के पास कैसी होती है? चपटी होती है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से क्या होती है? ये ध्रुवों के आकार इधर थोड़ी क्या होती है? चपटी होती है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। क्या है? जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर वायु भी है और हमारी क्या है? जीवन के लिए जो जैसे कि गैस भी है और ऑक्सीजन भी है। गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और वायु, और इसमें क्या है? हमारा जल भी मौजूद है। जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सभी चीज हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी होती है? नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या है हमारी? तो अगर जो चंद्रमा से देखेंगे, पृथ्वी को कैसी दिखाई देती है? हमारे नीली दिखाई देती है।
क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का जो हमारी पृथ्वी है वो 2/3 पानी से ढकी हुई है, यानी कि 2 हिस्सों पर पानी है। ओनली वन 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 तिहाई पर ही क्या है, जनसंख्या रहती है। एक हिस्से पर ही जनसंख्या रहती है और 2 हिस्सों पर पानी पानी का पानी फैला हुआ है। तो इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों इसको भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो गति है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके बावजूद भी 8 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? रोचक तथ्य में क्या है हमारा? देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। और वो कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। और ये किस देश से थे? ये किससे थे? ये यूएस देश से थे, यानी कि अमेरिका से थे। फिर आगे देखिए, आगे क्या मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ, गए हैं। कौन गए थे हमारे? सबसे पहले कौन गए थे? राकेश शर्मा। सबसे पहले कौन गए थे हमारे? राकेश शर्मा गए थे। तो दोस्तों हमारे भारतीय कौन है जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे? वो कौन है? राकेश शर्मा। वो कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हमारे पहले भारतीय हैं जो कि कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। और ये कब गए थे? 1984 में। कब गए थे? 1984 में। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब आगे आया हमारा चंद्रमा। आगे क्या है हमारा? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह क्या है? चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास कितना है? 1/4 है। कितना? पृथ्वी के हमारे पृथ्वी का के हिस्से का केवल 1/4 भाग इसका व्यास है। देखिए, ये क्या है? हमारा व्यास हो गया। ये टोटल कितना क्या हो गया? हमारा व्यास हो गया। और ये इसका आधा जो है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा? ये क्या हो गया? हमारी त्रिज्या हो गई। ये क्या होगी? त्रिज्या हो गई। ये मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो जितनी इसका व्यास है, ये क्या है? हमारा पृथ्वी का केवल 1/4 है, यानी कि ये इतना बड़ा जो है, ये ओनली 1/4 है। तो इससे ये क्या है? इतने इतने कितने बनेंगे हमारे? पृथ्वी में से 4 बनेंगे। तो इसका ये एक हिस्सा है, ओनली एक हिस्सा है। तो अब आगे देखते हैं। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है? हमारा चंद्रमा नजदीक है, इसलिए हमें यह बड़ा प्रतीत होता है। ये हमसे लगभग चंद्रमा कितना दूर है हमसे? चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसको ये भी याद रख लीजिएगा, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो हमारा सूर्य कितना दूर था? 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर दूर था हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी से। और ये कुल कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। ये भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? हमारा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये भी देखिए, हमारा बीच में क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ये ग्रह लगाते हैं। और ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है?
ये हमारे उपग्रह लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ये उपग्रह लगाते हैं। तो आगे देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह। एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? ये कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में क्या है? स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट और IRS और एड्यूसैट इत्यादि हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रॉकेट का ये क्या हो रहा है? ये प्रक्षेपण हो रहा है। प्रक्षेपण हो रहा है रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। उपग्रह का क्या है? ये कक्षा में प्रवेश हो गया और ये रॉकेट हमारा पृथ्वी पर गिर रहा है। तो ये क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है। तो अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगभग कितना पूरा करता है? लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और अपनी परिक्रमा कितने दिन में करता है? वो भी इतने ही लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो इसी के कारण वो पृथ्वी की भी 27 दिन में और अपनी भी 27 दिन में। इसी के कारण क्या है? पृथ्वी से देखते हैं हम चंद्रमा का, तो क्या दिखाई देता है हमें? चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। इसकी सतह पर क्या है? पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। इसकी छाया को कब देखा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा कब होती है? जो हमारा चंद्रमा क्या होता है? पूर्ण दिखाई देता है। जो चंद्रमा क्या दिखाई देता है? पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो हमने आपको पहले बताया था। तो पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्रमा क्या दिखाई देता है? हमारा पूर्ण दिखाई देता है। तो इसमें भी पूर्ण आया और इसमें भी पूर्ण आया। तो जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो क्या होती है? हमारी पूर्णिमा होती है। तो देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह। आगे क्या आता है हमारा? क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जो हम ग्रह पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच क्या पाई जाती थी? जो क्षुद्र ग्रह की एक रेखा पाई गई थी। क्षुद्र ग्रह की क्या रेखा? उसी में क्या है? जो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या रहते हैं? हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। टूटकर क्या हो गए हैं? ग्रहों से अलग हो गए हैं। तो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? उल्का पिंड। तो देखिए ये आप क्षुद्र ग्रह यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? हमारा क्षुद्र ग्रह है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आया? हमारा उल्का पिंड। आगे क्या है? हमारा उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। जो सूर्य के चारों ओर
चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये गर्म होकर वायु के साथ घर्षण करते हैं और ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। कभी कभी क्या होती है, कोई कुछ कुछ उल्कापिंड होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और वे क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं, जिससे धरातल पर पृथ्वी पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? चमकदार रास्ते को देखा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एक चौड़ी पट्टी के समान चमकदार रास्ता है। चौड़ी पट्टी के समान चमकदार रास्ता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसको आकाश गंगा बोलते हैं। इसी को आकाश गंगा बोलते हैं। देखिए आगे देखते हैं। चौड़ी पट्टी के रास्तों के चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह क्या है? यह लाखों तारों का समूह है। ये क्या है दोस्तों? ये लाखों तारों का क्या है? समूह है। ये लाखों तारों का क्या है? समूह है। यह पट्टी क्या कहलाई जाती है? आकाश गंगा या मिल्की वे का कहलाई जाती है। ये क्या कहलाई जाती है? हमारी आकाश गंगा। ये क्या कहलाई जाती है? हमारी आकाश गंगा कहलाई जाती है। ये देखिए हमारी क्या है? ये आकाश गंगा है। क्या इसमें लाखों वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक क्या है? भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में क्या की गई थी? इसकी जो हमारी ये तारे हैं, ये तारों की क्या करी गई थी? बहती नदी से इसकी कल्पना की गई थी। बहती नदी से इसकी कल्पना की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इसी प्रकार क्या पड़ा? इसका आकाश गंगा पड़ा। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रक्रिया की लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो जब लाखों आकाश गंगा मिल जाती हैं तो क्या वो निर्माण करती हैं? वो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्राह्मण की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्राह्मण की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्राह्मण का हिस्सा हैं। हम क्या हैं? सभी इस ब्राह्मण का हिस्सा हैं। तो देखिए क्या आप ब्राह्मण के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या आप ब्राह्मण के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी ये हमारी, और ये किसका भाग है? ये हमारी सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? आकाश गंगा या मिल्की वे का भाग है। आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। तो देखिए सौरमंडल किसका भाग है? हमारा आकाश गंगा का भाग है। किसका? आकाश गंगा का भाग है, जो ब्राह्मण का हिस्सा है। तो आकाश गंगा किसका हिस्सा है? ब्राह्मण का। तो देखिए ब्राह्मण में क्या है? ये चारों आ जाते हैं। आकाश गंगा में ये दोनों आ जाते हैं। और सौरमंडल किसका हिस्सा है? हमारा पृथ्वी का हिस्सा है। सौरमंडल क्या है? हमारा पृथ्वी का हिस्सा है। और आकाश गंगा क्या है? सौरमंडल और पृथ्वी दोनों का हिस्सा है। और ब्राह्मण किसका है? ये ब्राह्मण तीनों के तीनों आ जाते हैं। ब्राह्मण में कौन कौन से आ जाते हैं? पृथ्वी, सौरमंडल और आकाश गंगा तीनों आ जाते हैं। तो ब्राह्मण से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, और हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बस यही था। आज देखिए आगे क्या है। हमारा अभ्यास के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार
सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वायु भी पाई जाती है और जल भी पाई जाती है और प्रकाश भी पाया जाता है। और देखिए पांचवा क्या है? पांचवा हमारा, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन में करता है और अपनी परिक्रमा भी 27 दिन में करता है, जिसके कारण हम एक ही भाग को देख पाते हैं। तो ब्राह्मण क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो सही, इसमें उत्तर सही देना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हमने आपको बताया था, किसको? शुक्र को। और सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? वो हमारी पृथ्वी है। तो आप इनको देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से हैं, तो इनको देख लीजिएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? वो दीर्घवृत्ताकार में। किसमें? दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है हमारा? ध्रुव तारे से हमारा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये खालिस्तान भी है। तो दोस्तों ये है हमारा पहला चैप्टर, ये हुआ हमारा पहला चैप्टर समाप्त। ये क्या हुआ हमारा दोस्तों? पहला चैप्टर समाप्त हुआ। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी में 6 to 10 तक, ये हम आप भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो भाई बहन हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, जो 6 से 10 तक की क्लास में हैं, उनको भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि वो भी फायदा उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स को क्या है, हर एक कोई पढ़ना चाहता है। और एनसीईआरटी की किसी के पास बुक या तो उपलब्ध नहीं होती है, या कोई दूर दराज क्षेत्र में रहता है जिसके पास वो एनसीईआरटी को पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें एनसीईआरटी मिल नहीं पाती है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है और वो पढ़ सके, हमारे छोटे भाई बहन भी पढ़ सकें, सभी को ये प्राप्त हो सके और इसका सभी फायदा उठा सकें। सिर्फ हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या है, हमें अपना 100% देना चाहिए। हमें क्या देना चाहिए? अपनी उनकी हेल्प करनी चाहिए सभी की, ना कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी क्या है, इसका फायदा उठा सकें। और प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे जो भी साथी पुराने हैं, जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, जिसने भी नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।